केमिस्ट केमिस्ट्री बाय नीतीश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने अम्ल क्षार लवण के पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं और उसको हमको पहचानते कैसे हैं, प्रयोगशाला में उसको लिटमस पेपर वाला कैसे होता है। ये सब सारी बातें आपने पिछले वाले वीडियो में देख ली होगी। तो अम्ल के बारे में जब थोड़ा बहुत हो गया तो अब उसके अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में हम देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में बताइए। तो अब हम जानते हैं उसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल को केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों का रासायनिक गुण निम्नलिखित है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो निम्न प्रकार हम देखते हैं कौन कौन सा है, जिसमें से वो पहला प्रकार है कि जब धातुओं के साथ रिएक्शन होती है। तो जब धातुओं के साथ रिएक्शन होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है एसिड का, आप ये हमको सबको ये देखना है। तो ठीक है, देखते हैं धातुओं से अपक्रिया करने पे क्या होता है। जब कोई धातुओं से जब जब अम्ल है, अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि कई धातुओं से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब अम्ल किसी मेटल के साथ या किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिससे लवण कहते हैं। ठीक, आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कि ये देखिए जेडन है। ठीक, जेडन जिंक, जिंक ये क्या है? आपका एक मेटल है, आपको पता ही होगा। ठीक, और दूसरा H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यही तो कहा गया है रिएक्शन में कि जब यही कहा गया कि जब जिंक कोई मेटल कोई धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसमें देखना चाहिए हाइड्रोजन गैस यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और ये Zn ये इसका लवण हो गया। ठीक, तो कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है ना कि ये जब धातु अपक्रिया कर रहा है किसी अम्ल से तो जिंक सल्फेट मतलब उसका मिस्कल मतलब लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, इस बार हम Mg मतलब मेटल लेते हैं और उसके साथ 2HNO3 HNO3 का 2 मोल लेते हैं। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे हम HNO3 का 2 मोल क्यों लिए? 1 मोल ले सकते थे या 3 मोल ले सकते थे, 4 मोल ले सकते थे, लेकिन हम 1 मोल लिए। ये समझने वाली बात है ना, क्योंकि देखो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mg का आपको पता ही होगा कि 12 होता है। ठीक, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो होगा 2 8 2। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी आई? 2 आ गई तो इसलिए इसको मतलब 2 मोल की आवश्यकता होगी, HNO3 के 2 मोल की आवश्यकता होगी। तो जब ये देख लीजिए मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट ये लवण हो गया। ठीक, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया और उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है। देखो हाइड्रोजन गैस है ये, इसको मतलब मुक्त कर दिया। ठीक, इस तरह से हम समझ लिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? अब इस बार हम जिंक मेटल ले लेते हैं। जिंक मेटल में लेने के बाद देखते हैं जिंक मेटल हो गया। ठीक, जिंक मेटल ये वाला। ठीक, और उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, ये धातु हो गई, ये अम्ल हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये लवण बन गया, ये जल बन गया। ठीक, तो मेटल इसमें अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना दिया। हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है, आप देख रहे हैं ये रिलीज हो रही है और ZnCl2 इसमें क्या है? लवण है। लवण इसमें कौन सा है? ZnCl2 है। ठीक है, ZnCl2 हो गया। इस तरह से हम अच्छे से सफलतापूर्वक मतलब धातुओं से अपक्रिया करने का पूरा रिएक्शन अच्छे से कर लिए। आशा करते हैं ये वाला धातुओं से अपक्रिया करने वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब ये समझ में आ गए तो हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे दूसरी प्रॉपर्टी के से। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होता है क्या। हम्म,
अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। जब धातु कार्बोनेट से अपक्रिया होती है तो क्या रिएक्शन पर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। तो रिएक्शन विथ हम मेटल कार्बोनेट कह सकते हैं। ठीक, कार्बोनेट आ गया। अब इसमें कार्बोनेट जैसे ही आया आपको समझ लेना चाहिए उस रिएक्शन में CO3 रहेगा। ठीक, CO3 रहेगा मतलब कार्बोनेट रहेगा। ठीक, तो जब देखते हैं कि धातु कार्बोनेट से अपक्रिया होती है तो क्या होता है। तो धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये ध्यान देने वाली बहुत बात है कि कौन सी गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, जब हम धातु से अपक्रिया कराए तो जब धातु से अपक्रिया कराए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। लेकिन अब जब दोबारा हम कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट धातु से अपक्रिया कराए अम्ल की, तो इस बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। तो इसका एक फॉर्मेट होता है अच्छा सा, ये वाला फॉर्मेट, कि जब धातु कार्बोनेट ये मान लीजिए कोई धातु कार्बोनेट है, ये अम्ल से अपक्रिया करेगा तो लवण बन रहा है, इसमें जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो देखते हैं धातु का अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके निम्न प्रकार से वियोजित होता है। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या है कैसे है। ठीक, अब इसमें क्या ले लिए हम, एक ले लिए सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लिए। इसमें सोडियम कार्बोनेट ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। ठीक, HCl, HCl क्या कहते हैं, जानते हैं कि अम्ल होता है। देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, इधर ये वाला सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा वाला सॉलिड फॉर्म में, दूसरा वाला एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो जब आपस में रिएक्शन हुआ तो दो NaCl दो बना और H2O बना और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक, और H2O जल भी बन गया, ये लवण बन गया। तो यही तो कहा गया है रिएक्शन में कि जब किसी धातु कार्बोनेट से अपक्रिया होती है अम्ल की तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मतलब ये कंडीशन अच्छे से फुलफिल हो रही है। तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझ ले। ठीक है, इसमें देखो Na2CO3 है सॉलिड फॉर्म में, S मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, उसी तरह एक्वस में AQ मतलब ये अम्ल जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक, और लवण बन गया सोडियम क्लोराइड का और जल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए और उसके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। ठीक, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दिए। जब आप रिएक्शन कराए तो इसमें देखिए कापर सल्फेट बन गया, कापर सल्फेट जिसको लवण कहेंगे, H2O बन गया, H2O जैसे जल बन गया। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गई, जल भी बन गया और लवण भी बन गया। इस तरह से हम धातु कार्बोनेट से जब आप क्रिया किए तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीनों अच्छे से प्राप्त हो गए और उसको हमने उदाहरण के माध्यम से भी अच्छे से समझा। ठीक है, जब दो प्रॉपर्टी हो गई, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल अपना रहेगा वो धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन लिखा है ठीक है तो मतलब इसका ये हुआ कि इसको हम बाई पढ़ेंगे। ठीक, जब बीच में जैसे कोई मान लीजिए कोई धातु है और बीच में एच आ रहा है, इसको हम चाहे हाइड्रोजन पढ़ लें चाहे बाई पढ़ लें, तो वही है कि हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट मतलब से अपक्रिया करने पर। तो देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा रहता है। तो यहाँ से देखते हैं हम, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसमें भी वही है कि देखो कार्बोनेट से जब अपक्रिया हो रही है तो आपका कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगा, ना कि आपका हाइड्रोजन गैस बने। केवल धातु वाले में हाइड्रोजन गैस बनेगा और बाकी धातु कार्बोनेट वाले में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया देखिए धातु कार्बोनेट है, ये अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये तीनों अच्छे से बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण, आप
देखो उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये NaHCO3, और ये किस में फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, एस लिखा है तो मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। ये और उसके बाद क्या ले लेते हैं हम, उसके बाद ले लेते हैं एक अम्ल ले लेते हैं। अम्ल कौन सा लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक्वस फॉर्म में मिलता है अपना, तो इसको ले लिए। इसको दोनों को लेने के बाद आपस में रिएक्शन करा दिए। तो अब देखिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल दोनों आपस में रिएक्शन किए तो लवण लवण बन गया और जल बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण क्या हुआ इसमें NaCl हुआ, H2O को हम जल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कहते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, तो ठीक है, और लवण बन गया, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अम्ल अम्ल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अम्ल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया करने पर, जब बता रहे हैं कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। जब अम्ल की रासायनिक रासायनिक जब अम्ल की इसमें यही बताया गया है कि जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, आप देख रहे होंगे, अम्ल धात ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। लवण और जल बनाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि हाइड्रोजन गैस, कुछ नहीं। तो धातु अम्ल अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब मन में विचार आता होगा कि धातु ऑक्साइड क्या है, क्या होता है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, धातु और ऑक्साइड। मतलब कोई भी धातु ले लीजिए आप, जैसे कोई भी धातु, जैसे आप ले लिए कैल्शियम ले लिए, ठीक, कैल्शियम ले लिए, कॉपर ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, ये तीनों धातु हो गए, या एल्युमिनियम ले लिए, कोई भी धातु ले लिए, उसके साथ अगर हम ऑक्साइड मतलब ओ जोड़ दें तो हो जाएगा आपका धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि इसमें इसमें यही कहा गया है कि कोई जब धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल के साथ जब रिएक्शन करती है तो लवण बनता है और जल बनता है। तो देखते हैं हम कैसे होता है, ठीक है। जब हम कॉपर कॉपर ऑक्साइड की क्रिया में धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो वह नीले हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनाता है, ठीक है। ये बता रहे हैं जब कॉपर ऑक्साइड की हम क्रिया करते हैं तो जो अम्ल है उसको हम ऐसा नहीं कि इकट्ठा डाल दें, उसको हम धीरे धीरे डालते हैं, धीरे धीरे तनु करके, मतलब थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं, और फिर धीरे धीरे मिलाने के बाद नीले और हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे बनता है। अब इसमें बताया गया है कि कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड तो आपको पता ही है कॉपर है, तो इसमें ये धातु हो गई कॉपर, ऑक्साइड मतलब ओ, तो हो गया ये धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। और उसके बाद 2HCl। अब इसमें दो दो मोल HCl के ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो हमको पता है कि लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो लवण इसमें कौन सा होगा, CuCl2, और प्लस जल H2O। तो CuCl2 और H2O दोनों मिलके तो वही हो गया कि धातु ऑक्साइड, मतलब धातु ऑक्साइड, जैसे देखो कॉपर और ऑक्साइड O, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया किया तो लवण बन गया और जल बन गया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली पूछा ही जाता है कि धातु ऑक्साइड को कौन सी ऑक्साइड कहते हैं, तो ये वाला आप एकदम से याद कर ली, धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी अम्ल की सभी चारों केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो आशा करते होंगे कि ये केमिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ध्यान से आप पढ़िए, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप एक एक करके इन पेजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। ये दूसरा पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये दो पेज, उसके बाद ये तीसरा पेज हो गया, उसके बाद ये चौथा वाला पेज हो गया। इस तरह से सब हो गया, चारों पेज हो गए, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो किसी भी दूसरे के लिए भी हेल्पफुल रहे, आप भी पढ़ के समझ में जाए, आपके दोस्त भी पढ़ लें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो जी आए वो कीजिए।